स्टार प्लस के लेटेस्ट एपिसोड झनक में उस पल ने सब कुछ बदल दिया जब अनिरुद्ध के हाथ में डीएनए रिपोर्ट आई। कागज पकड़ते ही उसकी उंगलियां कांपने लगी, माथे पर पसीना चमक उठा और आंखों के सामने जैसे अंधेरा सा छा गया। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि झनक ही उसकी जैविक बेटी है, वही बच्ची जिसे वह सालों से पराशर की संतान मानकर ठुकराता आया था, वही लड़की जिसके अस्तित्व पर उसने हमेशा सवाल उठाए और जिसकी मां झनक एक को उसने कभी दिल से स्वीकार नहीं किया। यह सच्चाई उसके दिल पर किसी हथौड़े की तरह गिरी। उसकी सांसें तेज हो गईं, दिल जोर जोर से धड़कने लगा और अगले ही पल वह खुद को संभाल नहीं पाया। आंखें घूमी और वह जमीन पर गिर पड़ा। झनक यह देखते ही घबरा गई। वह दौड़कर उसके पास पहुंची। उसके चेहरे पर ऐसा डर था जैसे उसने एक ही पल में अपने पिता को पाया भी और खो भी दिया हो। उसके कांपते हाथ अनिरुद्ध के चेहरे को छू रहे थे। पापा, पापा, प्लीज आंखें खोलो, उसकी आवाज टूट रही थी। तुरंत एम्बुलेंस बुलाई गई। घर में अफरातफरी मच गई। कुछ ही देर में सब लोग अस्पताल की ओर भागे। ऋषि, अदिति, अर्शी, नर्सें और डॉक्टर सब वहां मौजूद थे। लेकिन उस पूरे हंगामे के बीच झनक सबसे ज्यादा अकेली थी। उसके दिल में बस एक ही डर बैठ गया था कि कहीं यह सच्चाई उसके पिता को उससे हमेशा के लिए न छीन ले। अस्पताल पहुंचते ही अनिरुद्ध को आईसीयू में भर्ती किया गया। मशीनों की लगातार बीप बीप के बीच उसकी जिंदगी झूल रही थी। बाहर वेटिंग एरिया में अर्शी बेचैनी से टहल रही थी। उसके चेहरे पर चिंता थी, लेकिन आंखों के भीतर डर साफ झलक रहा था। अदिति की आंखों में आंसू थे, मगर वे दुख के नहीं बल्कि उस खौफ के थे कि अगर अनिरुद्ध बच गया और सच बोल दिया तो उसकी पूरी दुनिया बिखर जाएगी। ऋषि एक कोने में चुपचाप खड़ा था। उसकी निगाहें लगातार आईसीयू के दरवाजे पर टिकी थी, क्योंकि उसे पता था कि उस कमरे के अंदर पड़ा इंसान झनक की किस्मत तय करने वाला है। कई घंटों के बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले कि अनिरुद्ध को धीरे धीरे होश आ रहा है। यह सुनते ही सब लोग आईसीयू के बाहर इकट्ठा हो गए। झनक की धड़कनें इतनी तेज थी कि उसे खुद सुनाई दे रही थी। जैसे ही अनिरुद्ध ने आंखें खोली, उसकी नजर सबसे पहले झनक पर पड़ी। उसी चेहरे में अब उसे झनक एक की परछाई नहीं, बल्कि अपनी ही आंखें और अपनी ही मासूमियत दिखाई दे रही थी। उस पल उसके भीतर कुछ टूट गया। उसके होंठ कांपने लगे, गला भर आया और बहुत धीमी लेकिन साफ आवाज में उसने कहा, मेरी बेटी। यह दो शब्द सुनते ही जैसे पूरे कमरे की हवा थम गई। अदिति का चेहरा सफेद पड़ गया। अर्शी की आंखें फैल गईं और झनक को ऐसा लगा जैसे उसके दिल के सारे जख्मों पर एक साथ मरहम रख दिया गया हो। वह आगे बढ़ी, फिर डर के मारे रुक गई। जैसे उसे यकीन ही न हो रहा हो कि जिसे वह जिंदगी भर पापा कहने का सपना देखती रही, वही आज उसे खुद बुला रहा है। अनिरुद्ध की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हाथों से झनक की ओर इशारा किया और कहा, इधर आओ, मेरे पास आओ। जब झनक उसके पास पहुंची तो उसने उसका हाथ थाम लिया, जैसे डर हो कि कहीं यह लड़की फिर उससे छिन न जाए। भर्राई आवाज में उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। मैंने अपनी ही बेटी को पहचानने से इनकार किया। मैंने तुम्हारी माँ के साथ जो किया उसके लिए भी और तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए भी। झनक की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। आज उसके जीवन का सबसे बड़ा सवाल, मैं कौन हूँ, उसे उसका जवाब मिल गया था। पीछे खड़ी अदिति भीतर से टूट रही थी। जिस प्यार को वह अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानती आई थी, वही अब उसकी सौतेली बहन के नाम हो चुका था। अर्शी के मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि अगर अनिरुद्ध ने सब सच स्वीकार कर लिया तो उसकी सारी साजिशें बेकार हो जाएंगी। वहीं ऋषि की आंखों में राहत थी, क्योंकि जिस सच्चाई को वह अकेले ढो रहा था, आज वह पूरी दुनिया के सामने आ चुकी थी। अनिरुद्ध ने धीरे से झनक के माथे पर हाथ रखा, जैसे कोई पिता अपनी बच्ची को पहली बार आशीर्वाद देता है, और कहा, आज से तुम मेरी पहचान हो, मेरी बेटी हो, मेरी जिंदगी हो।
उस पल झनक को लगा जैसे उसकी माँ झनक एक कहीं दूर से मुस्कुरा रही हो, मानो कह रही हो कि आखिरकार उसकी बेटी को उसका हक मिल गया। लेकिन इस उजाले के साथ साथ अंधेरे की परछाइयां भी लंबी होने लगी थी। अदिति और अर्शी के दिलों में जलन की आग और तेज हो चुकी थी। वे दोनों मन ही मन कसम खा चुकी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे झनक को यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं जीने देंगी। अर्शी ने नकली चिंता भरी आवाज में कहा, अनिरुद्ध, तुम अभी बहुत कमजोर हो। डॉक्टर ने कहा है ज्यादा भावुक नहीं होना चाहिए, लेकिन अनिरुद्ध ने पहली बार उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसने बस झनक का हाथ और कसकर पकड़ा और बोला, मेरी बेटी को मुझसे दूर करने की कोशिश मत करना। मैंने बहुत देर कर दी है, अब नहीं। डॉक्टर ने सबको बाहर जाने को कहा, लेकिन अनिरुद्ध ने झनक को रोक लिया। वो यहीं रहेगी। उसके शब्दों में पहली बार एक पिता का अधिकार था। बाहर कॉरिडोर में अदिति की आंखों से आंसू बह रहे थे, जलन और हार के आंसू। उसने अर्शी से कहा, माँ, सब कुछ खत्म हो रहा है। अर्शी ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, नहीं, खेल अभी शुरू हुआ है। आईसीयू के अंदर झनक अपने पिता के पास बैठी थी। पहली बार उसे महसूस हो रहा था कि उसके सिर पर सच में किसी का हाथ है। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी, जैसे आसमान भी इस सच्चाई पर रो रहा हो। उसी बारिश के बीच ऋषि दूर से झनक को देख रहा था और उसके दिल में बस एक ही बात थी, अब कोई भी इस लड़की को चोट नहीं पहुंचा सकता जब तक वह जिंदा है। अनिरुद्ध ने पहली बार अपनी बेटी के गाल पर हाथ रखा। वह स्पर्श उसके भीतर किसी दबी हुई प्यास को जैसे अचानक बुझा रहा था। उसकी आंखें भर आईं, क्योंकि उस एक पल में उसे एहसास हुआ कि जिस सुकून को वह सालों से बाहर ढूंढता रहा, वह हमेशा उसके सामने ही था। बाहर कॉरिडोर में खड़ा ऋषि यह सब देख रहा था। उसके दिल में एक अजीब सा दर्द और एक गहरी खुशी एक साथ उमड़ रही थी। खुशी इसलिए कि झनक को आखिरकार उसका हक मिल रहा था, और दर्द इसलिए कि अब उसकी जिंदगी में अनिरुद्ध की जगह हमेशा के लिए बन चुकी थी। उसने खुद को समझाया कि यह उसका प्यार नहीं, उसका सहारा है, और इस वक्त झनक के लिए सबसे जरूरी यही है। कुछ ही देर में डॉक्टर आए और बताया कि अनिरुद्ध अब खतरे से बाहर है। यह सुनते ही झनक ने राहत की सांस ली, जैसे कोई भारी बोझ उसके सीने से उतर गया हो। लेकिन वहीं दूसरी ओर अदिति के दिल में जैसे कोई दीवार ढह गई। वह झटके से उठी और अर्शी की ओर देखकर बोली कि अब अनिरुद्ध सबको सच बता देगा, सबके सामने झनक को अपनी बेटी कहेगा। अर्शी ने उसकी आंखों में झांकते हुए ठंडे स्वर में कहा कि अगर ऐसा है तो हमें पहले वार करना होगा। अगली सुबह अस्पताल के बाहर रिश्तेदारों और मीडिया का जमावड़ा लग गया। खबर फैल चुकी थी कि एक बड़े बिजनेसमैन की खोई हुई बेटी मिल गई है। कैमरों की चमक और सवालों की भीड़ के बीच झनक चुपचाप अनिरुद्ध के पास खड़ी थी। उसके दिल में खुशी के साथ साथ एक अनजाना डर भी था, क्योंकि वह जानती थी कि हर रोशनी के साथ कोई न कोई परछाई जरूर चलती है। जब अनिरुद्ध ने मीडिया के सामने कहा कि झनक उसकी बेटी है, उसकी अपनी झनक, तो वह खुद को रोक नहीं पाई और रो पड़ी। लेकिन उसी भीड़ में खड़ी अदिति की आंखों से आंसू नहीं, आग बरस रही थी। उस शाम अर्शी ने अदिति को अपने कमरे में बुलाया। धीमी लेकिन सख्त आवाज में उसने कहा कि अब झनक को कमजोर करना होगा, उसके दिल से, उसके रिश्तों से, खासकर ऋषि से। अदिति की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत समझ लिया कि अगर ऋषि झनक के पास नहीं रहेगा तो झनक खुद टूट जाएगी। अर्शी के होठों पर खतरनाक मुस्कान फैल गई, क्योंकि वह जानती थी कि झनक को तोड़ने का यही सबसे असरदार तरीका है। उधर झनक अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ी बाहर बारिश को देख रही थी। बूंदें कांच से टकरा रही थी और हर बूंद उसके भीतर किसी पुराने दर्द को जगा रही थी। लेकिन आज उस दर्द में एक अजीब सी मिठास भी थी। पहली बार उसे महसूस हो रहा था कि दुनिया में उसका कोई अपना है जो उसे उसका नाम, उसकी पहचान और उसका हक देने को तैयार है। उसी कमरे में पीछे खड़ा ऋषि उसे देख रहा था, जैसे कोई अपने सबसे कीमती सपने को टूटने से बचाने की कोशिश करता है। उसने धीरे से पूछा कि क्या वह ठीक है। झनक ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। उसने कहा कि वह ठीक है,
बस डर लग रहा है क्योंकि इतनी खुशी की उसे आदत नहीं है। ऋषि ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया और कहा कि अब वह अकेली नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए वह उसके साथ रहेगा। उस एक वाक्य ने झनक के दिल में ऐसी गर्माहट भर दी जिसे वह शब्दों में बयान नहीं कर सकती थी। लेकिन उसी पल बाहर कॉरिडोर में अदिति यह दृश्य देख रही थी। उसकी नसों में जैसे जहर दौड़ गया। उसे लग रहा था कि हर मुस्कान, हर भरोसा उससे छीना जा रहा है और झनक की झोली में डाला जा रहा है। वह तेज कदमों से वहां से चली गई और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वह रो नहीं रही थी। वह भीतर से टूट रही थी, क्योंकि उसका पूरा बचपन इसी यकीन पर टिका था कि अनिरुद्ध का प्यार सिर्फ उसी का है और अब वही प्यार किसी और के नाम हो चुका था। उधर अर्शी अपने कमरे में बेहद शांत बैठी थी, जैसे तूफान से पहले की खामोशी। वह जानती थी कि भावनाओं से नहीं, दिमाग से खेला जाता है। झनक को हराने के लिए उसे सीधे नहीं बल्कि उसकी जड़ों और रिश्तों पर वार करना होगा। उसने फोन उठाया और धीमी आवाज में किसी से कहा कि उसे झनक की मां की पुरानी फाइल चाहिए, उसकी जिंदगी से जुड़ी हर एक बात। उसी रात अनिरुद्ध अस्पताल से छुट्टी लेकर घर आ गया। हवेली में कदम रखते ही उसने झनक का हाथ पकड़ लिया और कहा कि यह घर अब उसका है और वह यहाँ हक से रहेगी। यह सुनकर झनक की आंखें भर आईं। जिस घर को वह कभी दूर से देखा करती थी, आज वही उसका अपना कहलाने लगा था। लेकिन उन दीवारों के पीछे छुपी नफरत उसकी हर खुशी को निगलने को तैयार खड़ी थी। अदिति बालकनी से यह सब देख रही थी और उसके होठों पर कड़वी मुस्कान थी। उसे लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी किसी और की कहानी बन चुकी हो। अगले दिन अनिरुद्ध ने पूरे परिवार को बुलाकर ऐलान किया कि झनक कानूनी तौर पर भी उसकी बेटी होगी और उसकी संपत्ति में बराबर की हिस्सेदार बनेगी। इस घोषणा ने पूरे घर में तूफान खड़ा कर दिया। झनक खुद डर गई, क्योंकि उसे कभी दौलत या अधिकार नहीं चाहिए थे, उसे बस अपने पिता का प्यार चाहिए था। लेकिन अदिति के लिए यह किसी युद्ध की शुरुआत थी। उसी पल उसने तय कर लिया कि अगर उसे यह सब छीनना है तो वह किसी भी हद तक जाएगी। उसी शाम वह ऋषि के पास पहुंची। उसकी आंखों में नकली आंसू और आवाज में झूठी बेपसी थी। उसने कहा कि अब उसके पास कुछ नहीं बचा और सिर्फ वही उसका सहारा है। ऋषि एक पल के लिए चुप हो गया। वह जानता था कि अदिति टूट चुकी है, लेकिन यह भी जानता था कि उसका दिल अब झनक का हो चुका है। जब उसने सच बोलने की कोशिश की तो अदिति ने उसकी कलाई पकड़ ली और कहा कि अगर उसने उसे छोड़ दिया तो वह टूट जाएगी। उस एक वाक्य ने ऋषि को हिला दिया, लेकिन उसने धीरे से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा कि उन्हें ईमानदार होना होगा। अदिति की आंखों में अब आंसू नहीं, ठंडा गुस्सा था। उसने मन ही मन कसम खा ली कि अगर ऋषि उसका नहीं हुआ तो वह झनक का भी नहीं रहने देगी। उसी रात अर्शी उसके कमरे में आई और बोली कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। उधर झनक अपने कमरे में बैठी अपने पिता के दिए कागजों को देख रही थी और सोच रही थी कि काश उसकी माँ यह सब देख पाती। तभी ऋषि वहां आया और बोला कि कुछ भी नहीं छीनेगा। उस पल झनक को पहली बार किसी पर पूरा भरोसा करने का मन हुआ, लेकिन उसी भरोसे के पीछे अर्शी अपनी चाल चल चुकी थी। अगले दिन अखबारों में झनक के अतीत से जुड़ी खबरें छपीं। अनिरुद्ध का चेहरा उतर गया और झनक के हाथ कांपने लगे। उसे समझ आ गया कि किसी ने उसकी मां की इज्जत पर वार किया है। वह टूट चुकी थी। उसी टूटन में ऋषि उसके पास आया, उसका हाथ थामा और झनक पहली बार किसी के कंधे पर सिर रखकर रो पड़ी, यह जाने बिना कि यही रिश्ता आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत भी बनेगा और सबसे बड़ी कमजोरी भी।